हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जैसे देख पा रहे हैं आप, रिसेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे जो हार्ट के एग्जाम में ओ एम एस बी, एम ओ पी एच, एन एच आर ए एंड डी एच ए एंड एम ओ एच के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और इसी अप्रैल मंथ में आए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, एंड जिन्होंने एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमने कल की क्लास के अंदर होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी। ये क्वेश्चन हमने कल होमवर्क के लिए छोड़ा था। बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, आंसर नहीं देते हैं, उनको मैं यही बोलूँगा कि आप कमेंट करिए ताकि आपके प्रैक्टिस हो सके। आपके प्रैक्टिस करने के लिए आप कमेंट करिए, ना कि मेरे लिए। ओके, तो वहाँ पे अपना करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली मिनी पिल्स। बी आंसर वहाँ पे करेक्ट था। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ए 5 week old newborn admitted pediatric ward with pyloric stenosis. A newborn has weight loss and projectile vomiting after feeding. Which of the following abdominal organ are directly affected when stenosis diagnosed? ऑप्शन देखें, ए स्टमक एंड डुडेनम, ऑप्शन बी स्टमक एंड इसोफेगस, ऑप्शन सी लीवर एंड बाइल डक्ट, ऑप्शन डी लीवर एंड स्प्लेन। इसमें पूछा है कि 5 week ओल्ड न्यू बोर्न अपने पास जो पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट है, जिसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है। न्यू बोर्न है, उसको वेट लॉस हो रहा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है आफ्टर फीडिंग। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एब्डोमाइनल ऑर्गन आर डायरेक्टली अफेक्टेड। यदि पेशेंट है, उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है, डायग्नोस्ड हो गया है, तो उसमें कौन से एब्डोमाइनल ऑर्गन है जो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, इससे ये पूछा है। हर एक क्वेश्चन के बाद मैं कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, आप हर वीडियो में जैसे देता हूं, ताकि आप इजीली कमेंट कर सकें, पूरा रीड कर सकें। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्ज़ाम में है, हाथ के एग्ज़ाम में है, एंड इसमें बेरिन के एग्ज़ाम में आया है। तो बताइए कौन से एब्डोमाइनल ऑर्गन हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड होते हैं, किससे? पाइलोरिक स्टेनोसिस से। देखिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस से दो ही पार्ट एब्डोमाइनल ऑर्गन है जो अफेक्टेड होते हैं, एक तो स्टमक, एक दूसरा है ड्यूडेनम। ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे ए, स्टमक एंड ड्यूडेनम पार्ट है जो अफेक्टेड होता है, किससे? पाइलोरिक स्टेनोसिस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजल्स आइसोलेशन पीरियड। ऑप्शन देखिए, ए 5 days बिफोर रेसेस appears, ऑप्शन बी 5 days आफ्टर रेसेस appears, ऑप्शन सी 9 days बिफोर रेसेस appears, ऑप्शन डी 9 days आफ्टर रेसेस appears। मिजल्स है पेशेंट को, तो आइसोलेशन पीरियड कितना होगा इसका, ये पूछा है। आइसोलेशन पीरियड में कैसे करेंगे, उसको काउंट कैसे करेंगे, यानी कि कब कितने दिनों के लिए उसे आइसोलेट करेंगे पेशेंट को जिसको मीजल्स है। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, हार्ट के एग्जाम में आया, कुवैत के एग्जाम में आया। ये मीजल्स का पेशेंट है, कितने दिन के लिए हम उसको आइसोलेट करके रखेंगे। देखिए, मीजल का पेशेंट है, उसको आइसोलेट करते हैं जब भी उसको साइन अपीयर हो गए हैं, रेसेस आ गए हैं, उसके 5 days तक हम वो करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 days आफ्टर रेसेस अपीयर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ए नर्स वाज असेसिंग ए न्यू बोर्न undergone circumcision. What is the immediate risk for this newborn the nurse need to observe? ऑप्शन देखिए, ए ब्लीडिंग, बी इन्फेक्शन, सी फीवर, डी पेन। इसमें पूछा है कि एक न्यूबॉर्न है जिसका सर्कमसिजन हुआ है, तो इसमें इमीडिएटली रिस्क क्या होगा जिसके लिए नर्स से उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है न्यूनेट को। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हाथ के एग्ज़ाम में आया है, कुवैत के एग्ज़ाम में आया है, एंड ओमान के एग्ज़ाम में आया है।
सर्कमसीजन हुआ, यहाँ पे गौर करने वाली बात, सर्कमसीजन हुआ है तो वहाँ पे हाईएस्ट रिस्क रहेगा कि वहाँ पे ब्लीडिंग होना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लीडिंग इज हाईएस्ट रिस्क, ठीक है। तो सर्कमसीजन में जो स्किन कटती है उसके साथ कुछ वेन्स हैं वो भी कट हो जाती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होने रिस्क फैक्टर होता है, उसका इमीडिएट रिस्क फैक्टर होता है वहाँ पे ब्लीडिंग होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लीडिंग के लिए नर्स उसको ऑब्जर्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द पेशेंट with leukemia there is development of large number of immature या premature lymphocyte, what is the type of leukemia? ऑप्शन देखिए, ए ल्यूकोपीनिया, ऑप्शन बी क्रोनिक, ऑप्शन सी एक्यूट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पेशेंट है जिसको ल्यूकेमिया है, वो भी है डेवलप फॉर लार्ज नंबर ऑफ इमेच्योर और प्री मेच्योर ल्यूकोसाइट्स, जो डेवलप कर रहा है इमेच्योर और प्री मेच्योर ल्यूकोसाइट इन लार्ज अमाउंट में। तो एक किस टाइप का ल्यूकेमिया है? सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, ओमान के एग्जाम में या कतर के एग्जाम में है। ये किस टाइप का ल्यूकेमिया है जिसके अंदर के जो इमेच्योर या प्री मेच्योर जो ल्यूकोसाइट हैं वो डेवलप होती हैं लार्ज नंबर्स में, बहुत ज़्यादा वो डेवलप होती हैं। तो ये होती है एक्यूट कंडीशन में, एक्यूट ल्यूकेमिया में ये वाला देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्यूट ल्यूकेमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीवीपी लाइन इन्फेक्शन? ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी इंक्रीज एडमिनिस्ट्रिंग हेपारिन, ऑप्शन सी इंक्रीज विदड्रॉइंग ऑफ ब्लड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। मोस्ट कॉमन कोज क्या है सीवीपी लाइन में इन्फेक्शन होने का? सीवीपी लाइन के में इन्फेक्शन होने का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, ये पूछा है। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के अंदर भी है, हार्ड के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में और बहरीन के एग्जाम में है। इतनी बार पूछा गया इसी मई मंथ में। तो बताइए मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है सीवीपी लाइन में इन्फेक्शन होने का? इन्फेक्शन से है कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। वो होता है कि यदि एंटीबायोटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, एंटीबायोटिक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंक्रीज एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक्स। ये कॉज करता है कि वहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, एक तरह इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ए नर्स इज discharging a patient after hospitalization due to myocarditis, which of the following statement should be included in discharge teaching? ऑप्शन देखें, ए rapidly beating heart is a common side effect of the illness and is not dangerous, ऑप्शन बी may resume previous activities as before hospitalization, ऑप्शन सी देयर इज यूजुअली सम रेजिडुअल हार्ट एनलार्जमेंट, ऑप्शन डी अवॉइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज। एक नर्स है जो एक पेशेंट डिस्चार्ज आ रहा है, हॉस्पिटलाइज था, जो डिस्चार्ज आ रहा है जिसको क्या था, मायोकार्डाइटिस था, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है डिस्चार्ज टीचिंग को, जबकि कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि इसको और टीचिंग की ज़रूरत है, पेशेंट को टीचिंग की ज़रूरत है, कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है? सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में, हाथ के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को फर्दर इंस्ट्रक्शन या फर्दर टीचिंग की ज़रूरत है, डिस्चार्ज टीचिंग की ज़रूरत है? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा देयर इज यूजुअली सम रेसिडुअल हार्ट एनलार्जमेंट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि पेशेंट को और टीचिंग की, डिस्चार्ज टीचिंग की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, प्रेग्नेंट 29 वीक विद ट्रांसवर्स पोजिशन, व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट हर? ऑप्शन देखें, ए शुड डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन, बी
द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, सी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, डी नन ऑफ दीज। 29 की प्रेगनेंसी है, 29 वीक की प्रेगनेंसी है, बेबी है ट्रांसवर्स पोजीशन में है, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को, मदर को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी इसके लिए? सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हाथ के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है ये। ट्वेंटी 29 वीक की प्रेगनेंसी है जिसमें ट्रांसवर्स पोजीशन में है बेबी, तो इस ऐसे वाले पेशेंट में क्या इंस्ट्रक्ट करेगी नर्स पेशेंट को? देखिए 29 वीक में ट्रांसवर्स पोजीशन होना एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्ट करेगी कि ये पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि 29 वीक में ट्रांसफर पोजीशन इज ए नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द नर्स इज केयर फॉर ए पेशेंट हु हैज नॉट हैड बाउल मूवमेंट इन द past few days and is suspected of having a fecal impaction. Which of the following intervention confirm fecal impaction? ऑप्शन देखिए, डिजिटल एग्जामिनेशन, बी हेमोकल्ट ब्लड टेस्ट, ऑप्शन सी स्क्वायर टेस्ट, ऑप्शन डी वाल्सेल्वा। एक नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जो बता रहा है कि उसको बाउल मूवमेंट नहीं हुआ है पिछले कुछ दिनों से और सस्पेक्ट कर रही है फिकल इन्फेक्शन की, तो इसमें कौन सा इंटरवेंशन है जो कंफर्म करता है फिकल इंटरवेंशन को, इन्फेक्शन को, कौन फिकल इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने वाला या इंटरवेंशन करने वाला इंटरवेंशन कौन सा है इसको कंफर्म करने वाला, फिकल इन्फेक्शन को कंफर्म करने वाला इंटरवेंशन कौन सा इनमें से? सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है। बताइए, देखिए कौन सा इंटरवेंशन है जो कंफर्म करता है इसको, वो है डिजिटल एग्जामिनेशन। डिजिटल एग्जामिनेशन है वो कंफर्म करता है कि फिकल इन्फेक्शन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, पेशेंट विद सीवियर ब्लीडिंग, द डॉक्टर ऑर्डर प्लाज्मा, द पेशेंट रिसीव्स प्लाज्मा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा? ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज HGB एंड हेमाटोक्रिट, ऑप्शन बी इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम, ऑप्शन डी इंक्रीज WBC। पेशेंट है जिसका सीवियर ब्लीडिंग हो गया था, डॉक्टर ने उसको ऑर्डर किया है प्लाज्मा, ठीक है, पेशेंट को प्लाज्मा रिसीव भी हो गया है, तो इसमें पूछा फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है बॉडी में? यह बहुत बार पूछा जाता है, ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हाथ के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है, बहरीन के एग्जाम में है एंड इस ओमान के एग्जाम में है। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैं इसमें लेके आऊँ, तो इसी मई मंथ में इतने एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो केयरफुली इसीलिए शुरू में बोला था कि क्वेश्चन को केयरफुली देखना ज़रूरी है। ओके, तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? प्लाज्मा का फंक्शन होता है बॉडी में फ्लूइड को इंक्रीज करना, ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज करना, या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ए पेशेंट इज बीइंग फॉलोड इन द क्लिनिक फॉर हाइपरटेंशन, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज एंड obesity. The patient is apathetic about the learning about nutrition guidelines to reach the goal of weight loss and consumption of the healthy diet. The patient admitted to eating whatever is put in front of me. Which of the following action would the nurse take? Option देखें, A discuss nutritional intervention with the spouse, option B refer to psychiatric screening for depression, option C add a nursing diagnosis of non-compliance, option D collaborate with the patient to set goals. पेशेंट है अपने पास वो अपने पास क्लिनिक में आया है
फॉलोअप के लिए। उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, ठीक है। पेशेंट है वो उसको न्यूट्रिशनल गाइडलाइन देने के लिए टीचिंग करवा रहे हैं। उसका गोल है कि वेट लॉस करना एंड कंजप्शन ऑफ हेल्दी डाइट कंजप्शन करवाना, ठीक है। लेकिन पेशेंट है वो ईटिंग खाने के बारे में बोलता है कि मेरे सामने जो भी रखोगे मैं खा लूँगा, ये चीज़ बोलता है। पेशेंट बोलता है वट एवर इज पुट इन फ्रंट मी, ठीक है, यानी कि जो भी वो रखेगा उसके सामने वो खाएगा। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड द नर्स टेक, ऐसे वाली कंडीशन में नर्स है क्या एक्शन लेगी। पेटू आदमी है, कोई बहुत ज़्यादा खाता है, कुछ भी खा लेता है वो, ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या एक्शन लेगी, जबकि उसको वेट लॉस भी करना है एंड हेल्दी डाइट भी कंजप्शन करनी है। कुछ होते हैं ना बहुत ज़्यादा खाने वाले। देखिए ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हाद के एग्ज़ाम में आया है, कुवैत के एग्ज़ाम में आया है, कतर के एग्ज़ाम में आया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे, जो इसके जैसे मेल पेशेंट है उसकी वाइफ होती है, उसके साथ हम न्यूट्रिशनल डिस्कशन करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्कस न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन विद द स्पोसेस। स्पोसेस होता है लाइक हस्बैंड और वाइफ, दोनों एक दूसरे के स्पोसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिस्कस न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन विद द स्पाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पेशेंट विद एब्डोमिनल पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड अनेबल टू पास स्टूल व्हेन परफॉर्मिंग रेक्टल एग्जामिनेशन देयर इज नो स्टूल एंड रेक्टम क्लीन। आफ्टर दैट द नर्स इंस्ट्रक्ट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर patient. What is the purpose for nasogastric tube for this patient? ऑप्शन देखिए, ए एंट्रल फीडिंग, ऑप्शन बी डेकम्प्रेशन, ऑप्शन सी ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पेशेंट है जिसको एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वो स्टूल पास नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वेन परफॉर्मिंग रेक्टल एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया, नो स्टूल एंड रेक्टम क्लीन, ठीक है, स्टूल नहीं है, रेक्टम क्लीन है, ठीक है। आफ्टर द नर्सिंग प्रोसेस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब द पेशेंट की असेसमेंट के बाद नर्स है उसको इंसर्ट करवा रही है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसमें यह पूछा गया कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करवाने का पर्पज क्या है। ऐसी वाली कंडीशन में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करवाने का पर्पज क्या है, मेन पर्पज। सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में आया, हाथ के एग्जाम में आया है, बहरीन के एग्जाम में आया है इसी मई मंथ में। बताइए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों डालेंगे उसको, जबकि उसका रेक्टल एग्जामिनेशन में पाया कि स्टूल नहीं है, रेक्टम बिल्कुल क्लीन है। तो इसी वाली कंडीशन में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने का मेन मकसद क्या है, यहाँ पे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने का मकसद होता है डिकम्प्रेशन, ठीक है। उसको डिकम्प्रेशन करने के लिए हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 9-year-old चाइल्ड हैज ए फ्रैक्चर्ड फीमर एंड फुल लेग कास्ट हैज बीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन। ऑप्शन देखिए, ए increased need of oxygen, option B positive nitrogen balance, option C increased metabolic rate, option D venous stasis। 9-year-old बच्चा है अपने पास, उसको फीमर में फ्रैक्चर हुआ है, उसको फुल लेग पे कास्ट किया गया है। तो इसमें पूछा इसकी इमोबिलाइजेशन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे। क्योंकि कास्ट लगा तो इमोबिलाइजेशन है वो एरिया, तो यहाँ पे इमोबिलाइजेशन की वजह से फिजिकल इफेक्ट क्या देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है, कतर के एग्जाम में है। तो बताइए कास्ट की वजह से इमोबिलाइजेशन है पेशेंट, तो उसको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा वेनस स्टेसिस, वेनस स्टेसिस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम
with cold clammy skin and loss of hair in leg. He has pressure ulcer in both leg. What is the most appropriate nursing diagnosis? ऑप्शन देखें, ए रिस्क फॉर immobility, ऑप्शन बी रिस्क फॉर इंजरी, सी रिस्क फॉर फॉल, डी नन ऑफ दीज। पेशेंट है, अपने पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, जो कोल्ड कामी स्किन है एंड लॉस ऑफ हेयर इन लेग, लेग के ऊपर हेयर्स रिमूव हो गए हैं, लॉस हो चुके हैं एंड उसको बोथ लेग के ऊपर प्रेशर अल्सर है। तो इसमें पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा ऐसे वाले कंडीशन में? सऊदी प्रोमेटे के साथ साथ में ये डीएचए के एग्जाम में भी आया है, ओमान के एग्जाम में भी आया, बहरीन के एग्जाम में भी आया है। तो बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा इसकी ऐसे वाली कंडीशन में? स्किन है, कोल्ड है, कामी है एंड हेयर लॉस हो चुके हैं लेग्स के ऊपर एंड साथ में प्रेशर अल्सर है बोथ लेग्स के ऊपर। तो ऐसी वाली कंडीशन में रिस्क रहेगा कि वहाँ पे इंजरी और होने का, और इंजरी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, रिस्क फॉर इंजरी। ओके, रिस्क रहेगी इंजरी की, तो प्रायोरिटी देंगे रिस्क फॉर इंजरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ होम केयर विजिट? ऑप्शन देखिए, ए नर्सेज हैव मोर कंट्रोल ऑन मदर्स डिस्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इजी असेस टू इक्विपमेंट और कंसल्टेशन, ऑप्शन सी टाइम कंज्यूमिंग फॉर हेल्थ केयर टीम, ऑप्शन डी unexpensive than hospital care। जो होम केयर विजिट करते हैं उसका मेन डिसएडवांटेज क्या है? यहाँ पे एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज पूछा है, तो इसमें आई थिंक ये सबके लिए क्लियर है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। होम केयर विजिट का डिसएडवांटेज क्या है? क्या डिसएडवांटेज है इनमें से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से डिसएडवांटेज क्या है? होम केयर विजिट का डिसएडवांटेज क्या है? जाहिर सी बात है, जब भी होम केयर के लिए जाते हैं तो जो हेल्थ टीम होती है, हेल्थ केयर टीम होती है, वो वहाँ पे जो हेल्थ केयर जो सेंटर होता है वहाँ से उसके घर पे जाएगी, वहाँ से ट्रीटमेंट करेगी, फिर वापस आएगी, यानी कि टाइम कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है कि टाइम कंज्यूमिंग फॉर हेल्थ केयर टीम का टाइम कंजप्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द पेशेंट कम टू इमरजेंसी रूम विद हेड इंजरी आफ्टर 1 आवर, द एक्सपेक्टेड वाइटल साइंस फॉर पेशेंट इज। ऑप्शन देखिए, बीपी 126/85, रेस्पिरेशन 12, हार्ट रेट 78, बीपी 110/85, रेस्पिरेशन 15, हार्ट रेट 82, बीपी ऑप्शन सी में है बीपी 158/92, रेस्पिरेशन 90, हार्ट रेट 60 एंड डी है नन ऑफ दीज। एक इमरजेंसी के अंदर अपने पास पेशेंट आया है हेड इंजरी करके, 1 घंटे के बाद उसके वाइटल साइन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 घंटे बाद क्या आएंगे उस, हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या आइडिया लगा सकते हैं कि उसके वाइटल साइन 1 घंटे बाद क्या आएंगे? सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में भी आया है, ओमान के एग्जाम में आया है, कुवैत के एग्जाम में आया है। तो बताइए क्या वाइटल साइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हेड इंजरी हुई थी, उसको 1 घंटे के हेड इंजरी हुई थी, 1 घंटे के बाद क्या वाइटल साइन एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखिए हेड इंजरी हुई है तो ऐसे वाले कंडीशन में चांसेस होते हैं बीपी बढ़ने के। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीपी बढ़ेगी। रेस्पिरेशन है वो ठीक है, नॉर्मल सा रहेगा, हार्ट रेट भी थोड़ा डाउन जाएगी, रेस्पिरेशन और हार्ट रेट डाउन चली जाएगी। 1 घंटे बाद पूछा है, ऑन द स्पॉट नहीं पूछा, 1 घंटे बाद वो रिलैक्स होगा तो बीपी इंक्रीज मिलेगी अपने को, रेस्पिरेशन डिक्रीज होगी या नॉर्मल रेंज में आएगी, हार्ट रेट है वो डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ए नर्स इवैल्यूएट डाइटरी प्रैक्टिस of a patient who has been as having acute glomerulonephritis. The patient
verbalize following the appropriate diet for the acute glomerulonephritis. Which of the following diet verbalized by the patient is appropriate diagnosis? ऑप्शन देखें, ए इंक्रीज इनटेक ऑफ सोडियम रिच फूड, ऑप्शन बी इंक्रीज इनटेक ऑफ लो फाइबर फूड, ऑप्शन सी restricted dietary protein, ऑप्शन डी restricted fluid intake। पेशेंट है अपने पास जिसको डाइटरी इवैल्यूएशन की प्रैक्टिस की जा रही है, ठीक है, जिसको क्या है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। पेशेंट है वो वर्बलाइज्ड है एंड फॉलोइंग अप्रोप्रिएट डाइट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें पूछा कि इसके लिए जो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसको डाइट क्या दी जाएगी, डाइट में क्या वर्बलाइजेशन किया जाएगा। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वर्बलाइज्ड बाय द पेशेंट इज प्रोवाइड अप्रूव्ड डायग्नोसिस, क्या डाइट देंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, किडनी की डिजीज है। किडनी की जब भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे वाले कंडीशन में लिमिटेड फ्लूइड देंगे। ओके, किडनी ने फंक्शन करना कम कर दिया तो ऐसे वाली कंडीशन में हम फ्लूइड है वो कम मात्रा में देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक। जहाँ भी किडनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, किडनी जहाँ पे ख़राब होने का जो प्रॉब्लम आती है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन डाइट हमें देने की ज़रूरत है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, फिल्ट्रेशन पार्ट होता है किडनी का, उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया है। ग्लोमेरुलर वो एक फिल्ट्रेशन पार्ट ऑफ द किडनी, इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, वो कहलाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस फिल्ट्रेशन पार्ट है वहीं पे इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे वाली कंडीशन में फ्लूइड इंटेक कम कर देंगे ताकि किडनी को काम कम करना पड़े वर्क, क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड लेगा तो किडनी को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। ऐसे वाले कंडीशन में इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे वाले कंडीशन में फ्लूइड इंटेक कम करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, चाइल्ड विद रिकरेंट यूटीआई व्हाट इज द मोस्ट रिस्क फैक्टर। ऑप्शन देखें, ए एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन बी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी एब्डोमिनल पेन, डी नन ऑफ दीज। चाइल्ड है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इसमें मोस्ट रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, इसमें मोस्ट रिस्क फैक्टर क्या रहेगा। यूटीआई है, रिकरेंट यूटीआई। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में, कतर के एग्जाम में और बहरीन के एग्जाम में आया है। तो इसमें मोस्ट रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, वो रहेगा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ओके, यहाँ पे क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द नर्सिंग स्टाफ नीड ए एजुकेशन सेशन रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ऑप्शन देखिए, ए अलाउिंग nursing student to read medical record for their patients, option B leaving the computer in the nursing station are secured, option C giving the password to patient's family member, option D leaving the personal electronic password safe। इसमें पूछा है कि इनके कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करता है कि नर्सिंग जो स्टाफ है उसको फर्दर एजुकेशन सेशन की ज़रूरत है रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड उसको एजुकेशन सेशन की ज़रूरत है। कौन सा स्टेटमेंट है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये पूछा इसमें। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में हार्ट के एग्ज़ाम में है, ओमान के एग्ज़ाम में, बहरीन के एग्ज़ाम में आया है, पिछले महीने कतर के एग्ज़ाम में भी आया था। तो जो हॉस्पिटल कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिगार्डिंग एजुकेशन सेशन की ज़रूरत देने की ज़रूरत है एक नर्सिंग स्टाफ को, कौन सा स्टेटमेंट इस चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि हम किसी भी फैमिली मेम्बर को अपना पासवर्ड नहीं देते हैं, सिस्टम का पासवर्ड वगैरह नहीं देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी
गिविंग द पासवर्ड टू पेशेंट्स फैमिली मेम्बर, किसी फैमिली मेम्बर को पासवर्ड नहीं देगी क्योंकि अदर पेशेंट की फाइल भी देख सकता है वो। तो ठीक है, तो ऐसे वाले कंडीशन में ये स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है उसको फर्दर एजुकेशन सेशन की ज़रूरत है रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, यदि पेशेंट के रिलेटिव को पासवर्ड दे दिया है सिस्टम का तो वो देख सकता है कि उसका जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं, कॉन्फिडेंशियली तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वुमन हैज एक्सपीरियंस recurrent vaginal infection and she is asking the nurse how to prevent the infection. What is the response if she say the nurse expects she need further instruction and considered alter preventive measures that the kill good bacteria? ऑप्शन देखिए, ए wear condom to prevent infection, ऑप्शन बी अवॉइड डज एंड परफ्यूम स्प्रे, ऑप्शन सी वाइप्स फ्रंट टू बैक ईच टॉयलेट, ऑप्शन डी वियर कॉटन अनटाइड अंडरवियर्स। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्ज़ाम में आया है, कतर के एग्ज़ाम में आया है और कुवैत के एग्ज़ाम में आया है इसी मई मंथ में, इसीलिए इसमें वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन डाला। अभी तक जो क्वेश्चन देखे आपने सारे के सारे एक से ज़्यादा बार एग्जाम में आए हुए, सारे के सारे रिपीट हुए इसी मई मंथ के अंदर। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेयर कॉन्डोम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डोम को वेयर करें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एन एडोलसेंट with a juvenile diabetes mellitus develops chronic renal failure. Which of the following diet is suitable? ऑप्शन देखिए, ए लो कार्बोहाइड्रेट, बी लो मिनरल्स, सी लो प्रोटीन, डी लो फैट। एडोलसेंट्स है जिसको जुवेनियल डायबिटिक मेलाइटस है जो डेवलप करता है क्रोनिक रीनल फेल्यूर को, तो इसके लिए सूटेबल डाइट क्या होगी। सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में डीएचए में भी आया, हार्ट के एग्जाम में आया है, इसके साथ साथ में बहरीन के एग्जाम में आया है। तो इसके लिए सूटेबल डाइट क्या रहेगी। देखिए ऐसे वाले पेशेंट के लिए सूटेबल डाइट रहेगी कि प्रोटीन और सॉल्ट उसको कम देंगे। ठीक है, प्रोटीन और सॉल्ट है उसके डाइट में कम किया जाएगा, तो सॉल्ट का तो यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे प्रोटीन दिया हो तो लो प्रोटीन डाइट उसको देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ये आपका होमवर्क, इसके आंसर मैं कल दूंगा। जैसे हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आंसर देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग होते ही आपको दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी प्रकार की आपको इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। किसी को भी ऑल ओवर गल्फ के लिए प्रोसेस करना, लाइक डाटा फ्लो है, एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम बुकिंग करनी है, ठीक है, ऐसे वाले कंडीशन में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसको स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे कुछ नए और रिसेंट क्वेश्चंस के साथ जो रिपीटेड हो रहे हैं, रिसेंटली आ रहे हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।